गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक का अपने फर्स्ट प्री बोर्ड पेपर आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया था। और कल से लेकर अब तक यानी वर्तमान समय तक लगभग 162 कॉपियाँ जो है या 162 बच्चों के आंसर जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। अब इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेस्ट किया है उनके नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उनमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है अपने सुनील। सबसे बेस्ट काम जो है वो इस बच्चे ने किया है। इसके लगभग 1.5 के आसपास क्वेश्चन गलत है, एक छोटा क्वेश्चन गलत हुआ है और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इसके अलावा अगला नाम जो है वो है सोनू मेघवंशी। इसके बाद में नेक्स्ट नाम जो है वो है लक्ष्मण राम। इसके बाद में है आपके गोपाल, फिर है आपके विकास शर्मा, फिर है आपके गोलू गुज्जर। इसके बाद में है गुंजन कुमावत, सचिन कुमार, विकास शर्मा, राज भारती और सौरभ। ये ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे बेस्ट किया है। कहने का मतलब है अपने पास में टोटल 162 कॉपियाँ आई थी। ठीक है, मेरे पास में 162 बच्चों ने प्री बोर्ड के आंसर भेजे थे, जिनमें से मैंने टॉप 10 बच्चों को सिलेक्ट किया है और वो टॉप 10 बच्चे जो है उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं। देखो भैया, अब देखो यहाँ पर आप लोगों की जो कुछ कमियाँ रही है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं इस पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। सबसे बड़ी कमी जो है वो क्या है? सबसे पहली कमी तो है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आंसर की लिमिट नहीं ध्यान रख रहे। लिमिट का मतलब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है खाड़ी युद्ध क्या है, अब 2 नंबर का है, उसका आप लगभग 150 शब्दों में 160 शब्दों में मतलब 1 से 1.5 पेज भर रहे हो। भाई क्या मतलब है इससे? आपको पता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। जैसे 4 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन अपने 2-2 अंक के थे, तो उनके आंसर ही आपको 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लास्ट मान लो, यहाँ तक आपको आंसर देने थे। लेकिन कई बच्चों ने क्या कर रखा है, एक एक पेज में आंसर दे रखा है। तो ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा करने से क्या होता है, फिर अदर पर्सन जो है वो छूट जाते हैं, क्योंकि अपने सारा टाइम तो इन्हीं प्रश्नों में निकाल देते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात जो है वो ये है कि कुछ बच्चों को अंतर जो है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया था परंपरागत ये सॉरी पारंपरिक और गैर पारंपरिक, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया था आपको कि सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में अंतर। तो अंतर का जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आपको करना है अंतर। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तीसरी बात करते हैं भैया, अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे देने। देखो, इसका मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया भी था कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। लेकिन अभी भी बच्चे जो है वो आंसर कैसे दे रहे हैं, पहले में ए, दूसरे में ब, तीसरे में ए, चौथे में द, इस प्रकार से आंसर दे रहे हैं। ये तरीका हालांकि गलत नहीं है, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इससे ध्यान रखना है। बेस्ट तरीका क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आज से लगभग 3 से 4 रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दे। ठीक है, निबंधात्मक जो क्वेश्चन है भैया उसमें भी देखो बहुत सारी मिस्टेक है। कई बच्चे क्या करें, जैसे मान लो अपने क्वेश्चन था शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब कारण कैसे लिख रहे हैं, पहला नंबर लगा दिया आपने। ठीक है, आपने नंबर 1 लगा दिया कि शीत युद्ध का पहला कारण जो है, सीधा लिख रहे हैं शीत युद्ध का पहला कारण हथियारों की होड़ था। ऐसे नहीं करना है भैया, आप पहले हेडिंग लगाओ हथियारों की होड़। ठीक है, इस प्रकार से हथियारों की होड़ हेडिंग लगा के फिर एरो लगा के और फिर इसके नीचे वाली लाइन से यहाँ से स्टार्ट करो। मतलब कहने का मतलब है जो बड़े क्वेश्चन है उनको आपको हेडिंग बना के करानी है। हेडिंग बना के उनके आंसर दो, तभी आपको पूरे 4 में से 3.5, पौने 4 या 4 नंबर मिलेंगे, वरना आपको बड़े क्वेश्चनों में नंबर नहीं मिलेंगे। अभी होली की जब छुट्टियां होगी तब आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बड़े क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये तो कुछ कमियां थी जो मेरे सामने आई है, हालांकि इसके अलावा भी कई छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छा किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब अपने बात करते हैं भैया पेपर के सॉल्यूशन की। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था भैया परमाणु अप्रसार संधि कब हुई। परमाणु अप्रसार संधि हुई थी भैया 1 जुलाई 1968 को। अपने आंसर मिलाते रहना। मैंने सभी बच्चों के कितने गलत है, कौन कौन से गलत है ये नहीं बताया, मैंने ये बताया आपके कितने गलत है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है भैया सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अपने निम्न में से किस वर्ष दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए? देखो 2006। अगर ऑप्शन में 2004 हो तो आपको 4 ही करना है, ध्यान रखना, क्योंकि 6 में तो ये लागू हो गया था, लेकिन ऑप्शन में अपने 4 नहीं है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? 6। चौथा क्वेश्चन है भैया प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। क्लियर है? ये सॉरी 24 दिसंबर को नहीं, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। पांचवा क्वेश्चन है भैया CWC अर्थात केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर कब कितने देशों ने किए थे? 181 देशों ने किए थे। छठवां क्वेश्चन है निम्न में से खतरे का नया स्रोत है? ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद, निर्धनता, शरणार्थी समस्या, ये सभी खतरों के नए स्रोत है। सातवां क्वेश्चन भैया दक्षिण एशिया का देश जहां 1968 तक सल्तनत शासन रहा, मतलब सुल्तान का शासन रहा, वह कौन सी है? मालदीव है। आठवां है भैया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी भैया अप्रैल 1949 में। नौवां है सोवियत संघ का अंत कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 10वां क्वेश्चन भैया यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे जून 1945 में। 11वां है भारत ने परमाणु परीक्षण कब संपन्न किए थे? भैया भारत 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। पहली बार किया था भारत ने 1976 में और दूसरी बार किया था 1998 में, मतलब 1974 और 1998, अर्थात अपना कौन सा हो गया? 6। देखो भारत के तो ये 2 हो गए, पाकिस्तान का पूछ ले तो पाकिस्तान ने किया था 1998 में, और अगर चीन का पूछ ले तो 1964 में। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। 12वां क्वेश्चन भैया अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य कब बना? 2007 में बना था। ठीक है, कब बना था? 2007 में, अंतिम यही था। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में पहला भैया ताशकंद समझौता सन कब हुआ था? 1966 में हुआ था भैया। ताशकंद में हुआ था, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर हुआ था। और देश कौन कौन से हो गए? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है। सेकंड है सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी भैया येल्त्सिन ने। येल्त्सिन। ठीक है, येल्त्सिन इसका आंसर होगा। कई बच्चों ने रूस भी लिखा, हालांकि रूस भी इसका सही है, लेकिन मैंने यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछा है। ठीक है। तीसरा है भी 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान, जिसमें लगभग 120 देशों ने भाग लिया था। चौथा है युद्ध की आशंका को रोकने की नीति अपरोध कहलाती है भैया, अपरोध। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। पांचवा है भैया अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला कब हुआ था भैया? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 11 सितंबर 2001। छठवा है भारत ने 1971 में के साथ एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अब कई बच्चे इसका आंसर क्या लिख के आ रहे हैं? रूस लिख के आ रहे हैं। अरे भैया रूस क्यों लिख रहे हो आप? रूस लिखो ही मत। 1971 में कहाँ पे था रूस? 1971 में तो सोवियत संघ था। सोवियत संघ लिखो इसका आंसर। ये कुछ माइनर मिस्टेक आपको नहीं करनी है, समझ रहे हो आप? 1971 में सोवियत संघ था भैया। रूस तो 1991 में आया था, या तो 1917 से पहले था या फिर 1991 के बाद में था रूस। तो इस बीच का टाइम जो था वो तो सोवियत संघ था, जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। क्लियर है? तीसरे का पहला देखते हैं भैया वैश्वीकरण से क्या आशय। अब देखो यहाँ पर सारे प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके आंसर मैंने साफ शब्दों में ऊपर देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। अब कई बच्चे इनके 5-5, 7-7, 10-10 लाइन भर रहे हैं। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जब आप इन्हीं क्वेश्चनों में टाइम खराब कर दोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर फिर कैसे करोगे आप लोग? तो थोड़ा सा ये आपको समय सीमा का, आपको उत्तर की शब्द सीमा जो है उनको ध्यान में रख के अपना पेपर सोल्व करना है, तभी आप टॉप कर सकते हो भैया, अन्यथा टॉप नहीं कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन में आपने सारा टाइम लगा दिया, बाकी क्वेश्चन को टाइम कहाँ से दोगे? फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो सीधा सा पूछा मैंने वैश्वीकरण से क्या आशय है, तो सीधा सा लिख दो वैश्वीकरण का आशय है प्रवाह है। प्रवाह विचारों, वस्तु, पूंजी, संस्कृति, नियम, व्यक्ति, इनका प्रवाह ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए? दूसरा है भैया वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई, अर्थात WSF विश्व सामाजिक मंच, इसकी पहली बैठक हुई थी भैया 2001 में, और कहाँ पर हुई थी? ब्राजील में हुई थी। तीसरा है भैया प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था?
1961 में हुआ था भैया बेलग्रेड में। चौथा है वार्सा संधि की स्थापना कब और क्यों हुई? 1955 में वार्सा संधि की स्थापना हुई थी नाटो में शामिल सदस्य देशों का मुकाबला करने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है। पांचवा है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ भैया आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब पहले तो कोई के थप्पड़ की मार दो और पच को इलाज कर दो, समझ गए हो? कहने का मतलब है कि चोट पहुंचाकर या आघात पहुंचाकर क्या करना? उपचार करना, वही क्या है? शॉक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में खड़ी की गई थी। हाईवे ऑफ डेथ किसे कहा जाता है भैया? कुवैत और बसरा के बीच की जो सड़क है, कुवैत से लेकर बसरा के बीच की जो सड़क है उसे क्या कहते हैं? हाईवे ऑफ डेथ या मृत्यु का राजपथ। आठवां है भैया, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। नौवां है भैया, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। 10वां है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है भैया। 193 सदस्य देश है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो ध्यान रखना भैया, मैं ये क्वेश्चन आपको मोस्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फिर भी ध्यान रखना, एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के हैं और ये पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पुर्तगाल के। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मूलवासी का अर्थ बताइए। देखो मूलवासी कौन होते हैं? मूलवासी की सबसे पहले परिभाषा दी थी यूएनओ ने 1982 में। मूलवासी का मतलब हो गया जो किसी देश में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? मूलवासी कहते हैं। और भारत में जो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी है, उन लोगों को क्या कहते हैं? मूलवासी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन भैया 1997 ईस्वी में हुआ था। जापान का जो क्योटो शहर है वहां पर हुआ था। और किस लिए हुआ था अगर ये पूछ ले तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को निर्धारित करने के लिए। और चीन और भारत को इसमें छूट दी गई थी और भारत ने फिर 2002 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भैया लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न पहले आ रहा है अपने 4 नंबर का, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? देखो 19 मार्च 2003 को, कब की बात है? 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था कोलिशन ऑफ विलिंग्स, और इसमें लगभग 40 से अधिक देश शामिल थे। इन 40 से अधिक देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में क्या किया? इराक के ऊपर हमला कर दिया और यह आरोप लगाया कि इराक जो है वो क्या कर रहा है? सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है और इराक के ऊपर हमला कर दिया। इसे ही अपने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। बस सीधा सा करना है। कब की बात है? 19 मार्च 2003 की। अमेरिकी नेतृत्व में कोलिशन ऑफ विलिंग्स 40 देशों का एक संगठन या महाजोट बना जिसने इराक के ऊपर क्या किया? हमला किया। इसी को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो? देखो ये हुआ था अपने 1990 में, शायद अगस्त का महीना था। 1990 में भैया इराक जो था उसने हमला कर दिया था, किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर। हमला करके कुवैत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया इराक ने कुवैत। अब भैया ये इराक जो था उसने कुवैत पर जब हमला कर लिया तो अमेरिका जो है, इस अमेरिका ने 34 देशों की मिलीजुली सेना के साथ में, और लगभग उसमें 6,60,000 के आसपास सैनिक थे। इन सैनिकों की फौज ने किसके ऊपर हमला किया? इराक पर हमला किया और इराक को परास्त कर दिया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। इसी को अपने कंप्यूटर युद्ध, इसी को अपने वीडियो गेम वार युद्ध भी कहा जाता है, और इसी को शायद अपने ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म भी कहते हैं। मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध बोल दो, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म बोल दो, या कंप्यूटर युद्ध बोल दो, या वीडियो गेम वार युद्ध बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं भैया अपने 6वां क्वेश्चन। देखो 6वां क्वेश्चन है अपने दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या है बताइए? देखो भैया दक्षिण एशिया किसको बोलते हैं? अपने एशिया महाद्वीप के जो देश है लगभग 8 देश है। ठीक है, जैसे अपने भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है। इनको इंगित करने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वही क्या है? दक्षिण एशिया। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं रखना है। बस दक्षिण एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप के जो 8 देश हैं उनको इंगित करने के लिए
जो सब काम में ले आता है उसे ही दक्षिण एशिया कहते हैं। क्लियर है, दक्षिण एशिया हो गया। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है अपने, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के कोई 2 कारण बताइए। देखो पाकिस्तान है, उसमें कभी लोकतंत्र रहता है, कभी उसमें तानाशाही आती है, कभी सैनिक शासन होता है। क्यों, कारण क्या है? पहली बात तो पाकिस्तान जो है वो क्या है, आतंकवाद का गढ़ है, मतलब आतंकवादियों को शरण देता है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो उसको कोई अन्य देश जो है या एक प्रकार से कहे कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं है। तीसरी बात कहे कि पाकिस्तान में सेना है, धर्मगुरु है, भूस्वामी अभिजन वर्ग है, इनका क्या है, दबदबा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पार्टी अलायंस क्या है बताइए। देखो 7 का मतलब कितना होता है? 7 का मतलब होता है 7। तो नेपाल जो है भैया, इस नेपाल में 7 दलों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था। कहाँ की बात है? नेपाल की। नेपाल में 7 दलों ने मिलकर अपना एक समूह है, एक संगठन बनाया था, उसी को क्या नाम दिया गया है? 7 पार्टी अलायंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भैया आपको सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास की समानताओं को बढ़ाने के लिए। कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भैया 10वां क्वेश्चन, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। यूनेस्को का पूरा नाम है भैया संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये किसका नाम है? अपने यूनेस्को का नाम है। क्लियर है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने, मानवाधिकारों की कितनी कोटियां हैं? देखो मानवाधिकारों की मुख्य रूप से भैया 3 कोटियां हैं। पहली जो कोटि आती है वो तो आती है राजनीतिक अधिकारों की कोटि। राजनीतिक अधिकारों की कोटि में जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से। ठीक है। दूसरी जो कोटि आती है भैया वो आती है सामाजिक, और तीसरी कोटि आती है वो आती है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोटि। ये 3 कोटियां आपको ध्यान रखनी है। एक बार क्वेश्चन आया था कि मानवाधिकारों की पहली कोटि कौन सी है, तो पहली कोटि कौन सी है? अपने राजनीतिक अधिकारों की कोटि। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12, सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में अंतर बताइए। सुरक्षा की पारंपरिक, देखो इसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ जाए अंतर वाले, तो आपको इस प्रकार से सारणी बना के करना है। इधर पारंपरिक हो गया, इधर अपारंपरिक हो गया, और यहाँ पे लिखना अंतर और फिर पहला अंतर। इस प्रकार से करो। पहला अंतर तो क्या हो जाएगा साहब? परंपरागत सुरक्षा या पारंपरिक सुरक्षा जो है, इसका संबंध किससे होता है? बाहरी खतरों से होता है, पारंपरिक का तो ठीक है। और अपारंपरिक सुरक्षा जो है, इसका संबंध बाहरी खतरों से भी होता है, और साथ ही साथ जो आंतरिक खतरे होते हैं उनसे भी इसका संबंध होता है। दूसरा अंतर कर सकते हैं कि परंपरागत सुरक्षा की धारणा में सैन्य खतरों को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है, जबकि अपारंपरिक में सैन्य खतरों को नहीं बल्कि मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले खतरों को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार से कोई भी 2 अंतर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 5-7 इनमें अंतर है, मेरे आपको नोट्स में लिखाए हुए हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे वो कोई भी 2 अंतर आपको करने हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन है भैया, पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में आप किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे? मतलब पर्यावरण आंदोलन के एक आप अच्छे स्वयं सेवक हो, एक जागरूक स्वयं सेवक हो। इसके लिए अब आप पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए क्या करोगे? तो सीधी सी बात है साहब, आप वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे। पहली बात तो ये क्या करेंगे? वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। ठीक है। पृथ्वी में मौजूद जो खनिज है, लवण है, संसाधन है, उनकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। लोगों को या समाज को एक प्रकार से पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करेंगे। इस प्रकार के कार्य जो है वो एक स्वयं सेवक के नाते हम करेंगे। 14वां क्वेश्चन है भैया, मूलवासियों के
प्रमुख अधिकारों या मांगे बताइए। मतलब मूलवासी जो थे, देखो अधिकार पूछ ले या मांग पूछ ले एक ही बात है। तो मूलवासी की कई मांगे थी। पहली मांग तो इन्होंने कही कि साहब हमें क्या दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, कि अन्य जो समुदाय है उनके बराबर हमें भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, हमारी भी एक स्वतंत्र पहचान कायम की जाए। ठीक है। मूलवासी ने कहा कि देश के विकास का लाभ जो है वो हमें भी बराबर मिलना चाहिए, आर्थिक संसाधन जो है उनका अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की 4-5 मांगे हैं। कोई भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको 2 या 3 मांगे ध्यान रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भैया। 15वां क्वेश्चन है, वैश्विक साझी संपदा क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भैया वैश्विक साझी संपदा, देखो एक तो होती है साझी संपदा जिसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वो तो साझी संपदा हो गई। ठीक है। वैश्विक साझी संपदा का मतलब हो गया जिस पर किसी एक ही राष्ट्र का अधिकार न होकर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है, वह क्या हो गई, वैश्विक साझी संपदा। जैसे अपने वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल, इसके अलावा जैसे अपने समुद्री सतह है, अंटार्कटिका है, बाह्य अंतरिक्ष है, ये कैसे उदाहरण है वैश्विक साझी संपदा के। ध्यान, साझी संपदा पूछ ले तो अलग है, वैश्विक साझी संपदा पूछ ले तो अलग है, दोनों को ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन है भैया, वैश्वीकरण के प्रमुख कारक बताइए। वैश्वीकरण के प्रमुख कारक, आपको देखो कोई भी 2 कारक आपको वैश्वीकरण के ध्यान रखने हैं। वैश्विक पहला कारक तो हो गया भैया लोगों में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, और दूसरा अपने आपको सबको पता ही है प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। क्लियर है। ये अपने 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब निबंधात्मक क्वेश्चन है। निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको मोटे मोटे बता दूं, थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका सुधारना है, बाकी बेस्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है भैया 17वां क्वेश्चन, शीतयुद्ध क्या है, शीतयुद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको शीतयुद्ध की परिभाषा लिखनी है कि शीतयुद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य लड़ा गया। यह एक प्रकार का वाक युद्ध था। यह आपसी तनाव, आपसी द्वंद्व, आपसी ईर्ष्या, आपसी प्रतिस्पर्धात्मक विचारधारा के माध्यम से लड़ा गया। इसमें कभी भी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। फिर आपको लिखना है शीतयुद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। फिर आपको 4-5 कारणों का उल्लेख करना है, जैसे महाशक्तिशाली बनने की होड़, ठीक है, परस्पर विरोधी विचारधारा, इनका वर्णन करना है आपको। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा परमाणु बम बनाने का रहस्य छिपाना। ठीक है। अब अगला कह सकते हैं अपने शस्त्रीकरण की होड़। इस प्रकार के कोई भी 4-5 पॉइंट बना के आपको उनका वर्णन करना है। 18वां क्वेश्चन है भैया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, उल्लेख कीजिए। देखो गुटनिरपेक्षता क्या है, सीधा सा ध्यान रख लो। गुट निरपेक्षता अर्थात गुटों से अलग रहना। देखो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही पहले विदेश मंत्री भी थे, और जब शीतयुद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री यही थे। तो इन्होंने भैया ऐसा कोई भी गुट जो सैनिक आधार पर बना हो उस गुट से अलग रहने की एक नीति अपनाई, उसी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा पूछी है, लेकिन कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कौन से देश शामिल थे, कहाँ पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ 15वां हुआ है, कहाँ 18वां है, बिना मतलब का लिख रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। आपको ओनली गुटनिरपेक्षता की परिभाषा लिखनी है। फिर आपको लिखना है कि भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। फिर उसमें पहले तो आप पॉइंट बना दो 1 नंबर लगा के कि यह नीति सिद्धांत विहीन थी, फिर इसका वर्णन कर दो 5-7 लाइन में। फिर दूसरा पॉइंट लिख दो कि यह नीति जो है वो विकसित देशों को चुनौती देने में असफल रही, फिर इसका वर्णन कर दो। फिर नीचे लिखो कि उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति आलोचना का शिकार रही। इस प्रकार से करना है भैया। 19वां क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अपने। 19वां क्वेश्चन है भैया, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसे शीतयुद्ध का चरम बिंदु क्यों कहता है। क्यूबा मिसाइल संकट आप जानते हो, क्यूबा अमेरिका के पास में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश था जिसके ऊपर सोवियत संघ का अधिकार था। ठीक है। पहले तो आपको ये डिटेल से वर्णन करना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि इसे शीतयुद्ध का चरम बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय संपूर्ण विश्व में यह माहौल हो गया था कि अब तो दोनों देशों के मध्य क्या होगा, संघर्ष होकर रहेगा। मतलब एक प्रकार से दोनों देशों के मध्य तनाव का माहौल कायम हो गया था, रक्त रंजित युद्ध होने का माहौल कायम हो गया था। इसलिए इसको शीतयुद्ध को चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से चरम संकट आ गया था उस समय कि हाँ अब तो दोनों देशों के मध्य क्या होगा, हथियारों के साथ में संघर्ष होगा। लेकिन दोनों देशों ने सूझबूझ दिखाते हुए इस संघर्ष को टाल दिया।
फिर 20वां है भैया विजन 2020। देखो अब ये लैंग्वेज इस प्रकार की है कि कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया गुरुजी करना क्या है इसमें करना क्या है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मेरे को कि गुरुजी इको उत्तर काय लिखनू है। तो भैया ऐसे प्रश्न आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर से आएंगे जो आपके पढ़े हुए हैं, बस आपके प्रॉब्लम आएगी कि इसमें पूछा क्या है अगले ने, लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आएगी। तो इसमें देखो सीधा सा आसियान विजन 2020 जो है इसकी जो मुख्य बातें थी वो अपने से पूछी गई है, समझ रहे हो। आसियान विजन 2020 की जो बातें थी मेन वो अपने पूछी गई है। जैसे कौन कौन सी बातें थी कि नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश मामलों की ओर ध्यान देना। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में स्थापित करना, टकराव की जगह बातचीत द्वारा समस्याओं का निदान करना। इस प्रकार से जो 10-15 बातें मेरी आपको लिखाई हुई है वो आपको इसमें लिखनी थी, ठीक है। इसके बाद में 21वां क्वेश्चन आता है भैया, भारत और चीन के मध्य विवाद के प्रमुख कारण बताते हुए इस विवाद को दूर करने हेतु उपाय दीजिए। मतलब भारत और चीन के मध्य टकराव है भैया। देखो जब भारत आज़ाद हुआ था, चीन स्वतंत्र हुआ था, उस समय एक नारा फेमस हुआ था कि हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील समझौता भी हुआ था इनके बीच में। लेकिन आगे जाके फिर तिब्बत की समस्या को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, मैकमोहन रेखा जो है उसको लेकर, या अपने चीन का पाकिस्तान के साथ में हथियारों की आपूर्ति को लेकर, भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को लेकर, ऐसे कई ऐसे मसले थे जिनकी वजह से भारत और चीन के मध्य टकराव हो गए। तो इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लगानी है भारत और चीन के मध्य टकराव के कारण, और फिर एक एक पॉइंट बना के करना है। जैसे पहले हेडिंग लगा दिया आपने सीमा विवाद कि दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा जो है उसका नाम मैकमोहन रेखा है, इस रेखा को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद चल रहा है। फिर आप कर दो जैसे दलाई लामा को शरण, कि जब चीन ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया तो दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ले ली, जिसका चीन ने क्या किया, विरोध किया। इस प्रकार से 6-7 पॉइंट आपको कारण के करने हैं, ठीक है। और फिर इसको दूर करने के उपाय में जैसे मान लो सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करना, एक दूसरे देशों के नेताओं का एक दूसरे के देश में आना जाना, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना, आतंकवाद पर संयुक्त रूप से दबाव डालना, पर्यावरण सुरक्षा समस्या का समाधान करना, और अपने सीमा विवाद का जो समस्या है उसका निपटारा करना। इस प्रकार के कई ऐसे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम इस विवाद को दूर कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है भैया, 22 में मैंने आपको 2-3 हथवा दे दिए थे। हालांकि देखो ध्यान रखना, अपनी बोर्ड एग्जाम में जो निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे उनमें सभी में अथवा आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने पेपर लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने ज़्यादा अथवा नहीं दिए हैं, अपने एक ही क्वेश्चन में अथवा दिए, ठीक है। 22वें क्वेश्चन में कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। जैसे अपने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा कौन से कदम उठाए गए, या आसियान की स्थापना और स्थापना के उद्देश्य, कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये था भैया अपने फर्स्ट प्री बोर्ड पेपर जिसका सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स